नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। एग्री.MCQ टेक में स्वागत है। इंडियन एग्रीकल्चर क्वेश्चन जीके सीरीज चल रही थी, जिसमें हमने 7 तक के सेक्शंस हमने कंप्लीट कर चुके थे और उसमें भी हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ही देखे। कुछ उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, कुछ नए क्वेश्चन है और हम 105 तक के क्वेश्चन कवर कर चुके थे। और जिसमें अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 106 से, और ये सारे ही एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप स्टार्ट करने से पहले सेशन को लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड दोस्तों को जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 106, मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर मेजर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आर फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। सरकार द्वारा प्रमुख कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कब तय किया जाता है? तो हमारे ऑप्शन ए है इन मिडल ऑफ क्रॉप पीरियड, मतलब कि जो क्रॉप पीरियड रहता है हमारा फसल का समय रहता है उसके मध्य में। बी है आफ्टर हार्वेस्टिंग, कटाई के बाद। सी है बिफोर स्टार्ट ऑफ सोविंग सीजन, मतलब कि बुआई के समय से पहले, जब बुआई का सीजन स्टार्ट होता है उससे पहले। डी आफ्टर सोविंग, या बुआई के बाद। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा हमारा ऑप्शन सी है बिफोर स्टार्ट ऑफ द सोविंग सीजन, मतलब कि बुआई से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 107, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द रेन वाटर स्टोरेज। बारिश के पानी के संग्रहण का क्या लाभ है? तो हमारे ऑप्शन ए है कैन स्टार्ट वाटर एक्टिविटी। ऑप्शन बी है मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी। सी है रिड्यूस द स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन फॉरेस्ट। डी है रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर लेवल। जहाँ पर यह जैसे कि बेनिफिट लिखा है रेन वाटर स्टोरेज का, पानी के बारिश के पानी के संग्रहण के क्या लाभ है, तो इसमें सॉइल फर्टिलिटी से भी कोई तात्पर्य लग नहीं रहा, स्टार्ट द वाटर एक्टिविटी से भी कोई है नहीं। रेड्यूस स्कार्सिटी कम करना वाटर की फॉरेस्ट में, स्पेशली फॉरेस्ट के लिए हम करते नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी रिचार्जिंग द ग्राउंड वाटर लेवल। जो भूमध्य जल रहता है उसका रिचार्ज करना या उसको बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108, प्रोडक्ट आर एट द मैक्सिमम फॉर अ फार्म बिजनेस व्हेन आउटपुट इज एट लेवल वेयर। किसान व्यवसाय के लिए उत्पाद अधिकतम होते हैं जब उत्पादन उस स्तर पर होता है। तो यह एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है जो कि MPRIO और SADO में आया था प्रीवियस ईयर में। तो हमारे ऑप्शन है मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू। मार्जिनल रिटर्न होगा और एवरेज रेवेन्यू इजिकल टू है, या सी है मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट इजिकल टू। ऑप्शन बी है मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट, या डी है मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन है डी मार्जिनल कॉस्ट इजिकल टू मार्जिनल रेवेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109, विच ऑप्शन इज नॉट मेंशनड इन अ फर्म बैलेंस शीट। कौन सा विकल्प एक फर्म के बैलेंस शीट में उल्लेखित नहीं है? यह भी हमारा एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का ही है। तो हमारे ऑप्शन ए है वैल्यू ऑफ स्टॉक्स ऑफ रॉ मटेरियल। ऑप्शन बी है टोटल इशूड कैपिटल। सी है रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स ऑफ द कंपनीज प्रोडक्ट। डी है कैश हेल्ड एट द बैंक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स ऑफ द कंपनी प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 110, हु फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड वीट गॉल डिसीज विच इज एसोसिएटेड विथ नेमाटोड अनगुइनी ट्रेटिसी इन 1743 AD। तो किसने 1743 ईस्वी में नेमाटोड अनगुइनी ट्रेटिसी से जुड़ी गेहूं गॉल बीमारी की पहली बार रिपोर्ट की थी? तो हमारा ऑप्शन ए है हुन, ऑप्शन बी है निधम, ऑप्शन सी है रोजा जोन, ऑप्शन डी है मुलेर। तो जो हमारा अनगुइनी ट्रेटिसी होता है इसे हम ईयर कोकल डिसीज के नाम से भी जानते हैं गेहूं में। और यह जो है टर्बेवाइल निधम होते हैं। जो साइंटिस्ट है निधम, शॉर्ट नेम में इनमें निधम लिखा है, लेकिन इनका पूरा नाम टर्बेवाइल निधम है, जिन्होंने फर्स्ट बार रिपोर्ट किया था 1743 ईस्वी में नेमाटोड अनगुइनी ट्रेटिसी को, या इसे हम ईयर कोकल डिसीज भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111, व्हाट इज यूज्ड फॉर ट्रांसप्लांटिंग सीडलिंग। बीजों के पौधों को स्थानांतरित करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो हमारे ऑप्शन ए है ट्रोवेल, ऑप्शन बी है सिक्कल, ऑप्शन सी है शोवेल, ऑप्शन डी है डिस्क हैरो। तो जो बीजों को स्थानांतरित करते हैं हम बीजों के पौधों को, मतलब कि अंकुरित सीडलिंग जो रहती है हमारी, अंकुरित जो पौधे रहते हैं छोटे छोटे, उनको स्थानांतरित करने के लिए, मतलब कि उनका ट्रांसप्लांट करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर रोपने के लिए हम किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो हमारा ऑप्शन है ट्रोवेल। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए ट्रोवेल। एक इंस्ट्रूमेंट होता है ट्रोवेल जिसके द्वारा हम जो सीडलिंग रहती है या अंकुरित पौधे रहते हैं उसको ट्रांसप्लांट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112, एट अ प्रेजेंट एक्सरसाइज ड्यूटी इज ऑल्सो नोन एज। वर्तमान में शुल्क को निम्नलिखित में के रूप में भी जाना जाता है। तो हमारा ऑप्शन, हमारे पहले तो इन्होंने दे रखा एट अ प्रेजेंट एक्सरसाइज ड्यूटी इज ऑल्सो नोन एज। वर्तमान में शुल्कों को निम्नलिखित रूप में किसे जाना जाता है? वैल्यू एडेड टैक्स में, या एड वैल्यूम टैक्स, या सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। तो जो वर्तमान में है ये होता क्या है? एक्सरसाइज टेस्ट जो हमारी प्रोडक्ट रहता है जो हम तैयार करते हैं इंडिया में, जो एक्सरसाइज ड्यूटी होती है वह टैक्स होता है या चार्ज होता है एक तरीके से, जो कि कमोडिटी या प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर करते हैं हम गुड्स को तैयार कर मैन्युफैक्चर से लेकर उसको सेलिंग तक के जो भी उसमें इंक्लूड छोटे छोटे टैक्स रहते हैं वो सारे ही ऐड किए जाते हैं उसमें। और ये सभी केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा के थ्रू लगते हैं टैक्स। तो जहाँ कमोडिटी को तैयार करने से लेकर या गुड्स जो रहता है हमारा प्रोडक्ट है उसको मैन्युफैक्चर से लेकर उसको सेलिंग तक में
जितना भी कॉस्ट लगती है तो उसे एक टैक्स, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स प्रकार का होता है, एक्सरसाइज ड्यूटी टेस्ट जो ड्यूटी टैक्स होता है ये एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, और जिसको अभी फिलहाल में सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स में सम्मिलित किया गया है। और जो रॉ मटेरियल रहता है इसमें से लेकर रिटेलर तक के जितने भी टैक्स लगता है ये इसको वैल्यू को ऐड किया जाता है, इसमें वैल्यू को जितने भी हमारे कॉस्ट लगती है पैकेजिंग सीलिंग या सारी ही, तो उसमें सारे ही टैक्स को ऐड कर लिया जाता है, जैसे वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं हम, या उसमें वैल्यू को ऐड किया जाता है जिससे कि हमें रिटर्न भी मिल सके। तो हमारा ऑप्शन ए है ओनली थर्ड, ऑप्शन बी है ओनली वन फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऑल, और ऑप्शन सी है ओनली सेकंड, ऑप्शन डी ओनली फर्स्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए ओनली थर्ड। तो ये जो है हमारा एट प्रेजेंट एक्सरसाइज ड्यूटी इज ऑल्सो नोन एस, तो ये हमारे सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स में सम्मिलित किया गया है। फिलहाल पे हमें दो चीज़ मुख्य रूप से याद रखना है इसमें, एक तो सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स में इसको सम्मिलित किया गया है, और ये एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, और यह जो हमारी जो प्रोडक्ट हमारा तैयार होता है वहाँ से ले जाकर रिटेलर तक हम इससे पहुँचाते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं, वहाँ तक का सारे ही कॉस्ट इसमें इंक्लूड रहते हैं, जो कि फिर हमारे द्वारा जो कंज्यूमर रहता है उसके द्वारा पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 113। इन विच ईयर डिड रेट कंट्रोल बिगिन इन इंडिया, भारत में चूहा नियंत्रण कब शुरू हुआ था? तो जो होता है हमारा ऑप्शन ए है 1999, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी है 1955, ऑप्शन डी है 1925। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी 1950 में जो रेट कंट्रोल बिगिन इन इंडिया में आया था, भारत में चूहा नियंत्रण आया था, वो कब आया था? 1950 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 114। ऑप्टिमम नाइट्रोजन रिक्वायर्ड फॉर हाइब्रिड एंड कंपोजिट मेज, जो हाइब्रिड और कंपोजिट मेज होती है उसके लिए आवश्यक ऑप्टिमम हमें कितना नाइट्रोजन की आवश्यकता लगती है? तो हमारा ऑप्शन ए है 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, एंड ऑप्टिमम हाइब्रिड के लिए 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगेगी, और कंपोजिट के लिए 60 किलोग्राम। ये ऑप्शन बी है 60 किलोग्राम हाइब्रिड के लिए लगेगी, और संकरित, जैसे हाइब्रिड को हम क्या बोलते हैं? संकरित। और कंपोजिट होता है तो 100 किलोग्राम कंपोजिट। सी है हाइब्रिड के लिए, संकरित के लिए 80 किलोग्राम और कंपोजिट के लिए 120 किलोग्राम। डी है 120 किलोग्राम हाइब्रिड के लिए और कंपोजिट के लिए 80 किलोग्राम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी, 120 किलोग्राम संकरित के लिए लगता है नाइट्रोजन रिक्वायर्ड, और कंपोजिट 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कंपोजिट के लिए लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 115। वीवी पेरी एसोसिएटेड, पहले हम समझ लेते हैं कि वीवी पेरी होता क्या है। तो जो वीवी पेरी हमारा जर्मिनेशन एंड डेवलपमेंट है, जो सीड होता है, सीड का जर्मिनेशन और डेवलपमेंट होता है वक्त कब होता है? जैसे कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो वो हमारा प्लांट से अलग रहता है, तो उसे हम जर्मिनेटेड एम्ब्रियो या वीवी पेरी हम उसको बोलते हैं, जो अटैच्ड प्लांट से होते हुए, मतलब कि जो प्लांट से अटैच्ड रहता है, पेरेंट प्लांट से अटैच्ड होते हुए वह अपने सीड को जर्मिनेट करता है और उसे डेवलप करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वीवी पेरी कहते हैं। मतलब कि पेरेंट प्लांट से डिटेच्ड हुए बिना ही सीड का जर्मिनेशन होना और डेवलपमेंट होना उसे वीवी पेरी कहा जाता है, और यह वेट कंडीशन वाले प्लांटों में होता है, और मैंग्रू जो प्लांट होते हैं, मैंग्रू प्लांट उनमें होता है ये वीवी पेरी जो टर्म है। और एम्ब्रियो का इसमें मतलब कि एम्ब्रियो का इसमें क्या होता है? डेवलपमेंट होता है ना। तो ये हमारा ऑप्शन देख लेते हैं, हमारा ऑप्शन के वीवी पेरी किससे संबंधित है। तो हमारा ऑप्शन है ग्रेप फ्रूट, ऑप्शन बी है चेरी, ऑप्शन सी है प्लम, ऑप्शन डी एवोकाडो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए ग्रेप फ्रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 116। मीडियम टू डीप रूटेड प्लांट इन शेलो वाटर टेबल रीजन में एक्ट स्मॉल कैपेसिटी ट्यूब वेल्स कॉन्स्टेंटली पंपिंग द ग्राउंड वाटर टू मेंटेन देयर ट्रांसपिरेशन रेट। मध्यम से गहरे जड़ वाले पौधे एक उथले जल स्तर वाले क्षेत्र में छोटे ट्यूबवेल की तरह काम कर सकते हैं, जो लगातार भूजल को पंप करते हैं ताकि उनकी वाष्पीकरण दर को बनाए रखा जा सके। मतलब कि इसमें क्या बोल रहा है ये? इसमें प्लांट की बात हो रही है। मध्यम से गहरे जड़ वाले पौधे एक उथले जल स्तर वाले क्षेत्र में छोटे ट्यूबवेल की तरह काम करते हैं, जो लगातार भूजल को पंप करते हैं ताकि उन्हीं वाष्पीकरण दर को बनाए रखना। जैसे कि एक प्लांट रहता है, वो प्लांट जो नीचे से जो जल रहता है, ज़मीन के अंदर जल, उसको एब्जॉर्व करता है, या उसको एब्जॉर्व करने के बाद वह उसकी पत्तियों के द्वारा ट्रांसलोकेशन या ट्रांसपिरेशन के द्वारा उसे वाष्पीकरण के द्वारा उसको ऊपर हवा में छोड़ता है ना। हवा में चल जाता है, फिर वही बादल बन के बरसता है पानी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो हमारा ऑप्शन है बायो ड्रेनेज, ऑप्शन बी है फाइटो ड्रेनेज, ऑप्शन डी सी है वर्टिकल ड्रेनेज, ऑप्शन डी है ऑटो ड्रेनेज। तो हमारा ऑप्शन ए है बायो ड्रेनेज, मतलब कि बायो निकास करना, जल का निकास करना बायोलॉजिकल के द्वारा। जो ज़मीन के अंदर पानी है उसको हमारे जड़ों के द्वारा एब्जॉर्व करके वह ट्रांसपिरेशन के द्वारा ऊपर उठा देता है, हवा में छोड़ देता है ना, ट्रांसलोकेशन और ट्रांसपिरेशन के द्वारा। और जिसमें हमें प्लांट की यह जैविक रूप से जीवांश का यूज़ हो रहा है इसमें, तो बायो ड्रेनेज कहते हैं हम इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 117। हमारा ऑप्शन है, हमारा क्वेश्चन है 117। द रिडक्शंस और लॉस इन अराइड द सेमी अराइड द एंड ड्राई
सब ह्यूमिड एरियाज ऑफ द बायोलॉजिकल और इकोनॉमिक्स प्रोडक्टिविटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रेनफेड cropland, irrigated cropland और range pasture, forest and woodlands resulting from and uses from a process और combination of process, सूखी अर्धशुष्क और शुष्क उपाद्र क्षेत्रों में वर्षा आधारित कृषि भूमि, सिंचित कृषि भूमि या चारागाह घास के मैदान, जंगल और वनस्पति की जैविक आर्थिक उत्पादकता, जटिलता में कमी या हानि, भूमि उपयोग या प्रक्रियाओं के संयोजन के परिणाम स्वरूप है। तो हमारा ऑप्शन ए है लैंड डिग्रेशंस, ऑप्शन बी है लैंड अग्यूमेंटेशंस, ऑप्शन सी है लैंड रेविटेलाइजेशंस और ऑप्शन डी है हमारा लैंड एमिलियोरेशंस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन है लैंड डिग्रेडेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 118। टाइम रिक्वायर्ड टू किल अ गिवन पॉपुलेशंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज ऑल्सो नोन एज, किसी दिए गए सूक्ष्म जीव जनसंख्या को मारने के लिए आवश्यक समय को क्या कहा जाता है। तो हम पहले तो यह क्वेश्चन देख लेते हैं। यह फूड प्रोसेसिंग का ही एक टॉपिक होता है जिसमें वैल्यूज दे रखे रहते हैं, या फूड माइक्रोबायोलॉजी रहता है उसमें ही। तो यह जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, हम फूड में प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो कि फूड के कंटामिनेट होने से आते हैं, तो उनमें यह उनको मारने के लिए, किल करने के लिए या उनसे प्रिवेंट करने के लिए एक वैल्यू रहती है, डी वैल्यू, एफ वैल्यू और जेड वैल्यू। तो हम पहले समझ लेते हैं कि डी वैल्यू क्या होती है। जो डी वैल्यू होती है वो एक टाइम रिक्वायर्ड होता है जिसमें 90% तक हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल करने में लगने वाला समय या आवश्यक समय एक निश्चित टेम्परेचर पर 90% तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में आवश्यक लगने वाला समय, उसे हम डी वैल्यू कहते हैं। और इसमें दे रखा क्या है, किसी दिए गए सूक्ष्म जीव जनसंख्या को मारने के लिए आवश्यक समय। तो इसमें डी वैल्यू तो नहीं आएगा, तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। एफ वैल्यू क्या होती है, तो एफ वैल्यू होती है कि नंबर ऑफ डी वैल्यू, जो डी वैल्यू में होता है तो उसके नंबर ऑफ जो न्यूट्रिएंट, जो हमारा एफ वैल्यू था, एफ वैल्यू में भी वही रहता है। जैसे कि डी वैल्यू में हमने क्या लगा था, इसमें 90% जैसे कि पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज़ है, 90% जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में लगने वाला आवश्यक समय को हम डी वैल्यू कहते हैं। और एफ वैल्यू में जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा है, किसी दिए गए सूक्ष्म जीव जनसंख्या को मारने के लिए आवश्यक समय को सामान्यतः एफ वैल्यू कहते हैं। और जो जेड वैल्यू रहती है, जेड वैल्यू में रहता है कि 90% रिडक्शन करना है, किसमें, यह डी वैल्यू को साथ में लेके चलता है कि जो 90% रिडक्शन करना है डी वैल्यू में उपस्थित लॉग साइकिल जो रहती है, कि उसके लिए एक टेम्परेचर पर डिग्री सेल्सियस में एक कितने टेम्परेचर पे। डी वैल्यू में हमने क्या देखा था, टाइम, और एफ वैल्यू में भी हमने टाइम देखा था। लेकिन डी वैल्यू में पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म तक, मतलब कि 90% फिक्स था कि 90% तक के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसमें एफ वैल्यू में फिक्स नहीं है कि 90% है कि कितना है। और जेड वैल्यू में जो है कि इसमें टेम्परेचर का है कि हमें टेम्परेचर की आवश्यकता लगती है कि 90% माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में। जो डी वैल्यू है, डी वैल्यू के अंदर जो लॉग साइकिल रहती है, यदि इस सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगी लॉग साइकिल क्या होती है ना। तो लॉग साइकिल होती है उसमें उपस्थित माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए आवश्यक टेम्परेचर, जो उसमें कितने टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में आवश्यकता लगती है, डिग्री सेल्सियस मेन रहेगा, है ना। तो ये हमने तीनों वैल्यू देख ली है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा जो हमारा ऑप्शन सी, एफ वैल्यू, जो टाइम रिक्वायर्ड रखती है हमें किल करने के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, तो उसे हम क्या कहते हैं, एफ वैल्यू। और डी वैल्यू में 90% रहता है, 90% तक के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में लगने वाला आवश्यक समय। और जेड वैल्यू में कि डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर, आवश्यक टेम्परेचर, जो कि 90% तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में लग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 119। A term related to damage caused by the pest exceeds the cost of the economic control measures. कीट द्वारा किए गए नुकसान आर्थिक नियंत्रण उपायों की लागत से अधिक से संबंधित एक शब्द है। तो हमारे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है इकोनॉमिक इंजरी लेवल, ऑप्शन बी है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, और ऑप्शन सी है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, और ऑप्शन डी है इकोनॉमिक डैमेज लेवल। तो हमारा इसमें ऑप्शन है इकोनॉमिक जो इंजरी लेवल है, जैसे कि कीट द्वारा किए गए नुकसान आर्थिक नियंत्रण उपायों की लागत से अधिक से संबंधित एक शब्द। और डैमेज कॉज्ड बाय द एक्सीड्स होना, मतलब कि इकोनॉमिक कंट्रोल मेजर से ज़्यादा होना, तो वो इकोनॉमिक इंजरी लेवल। अब हम समझ लेते हैं इकोनॉमिक इंजरी लेवल से यह स्तर होता है, जैसे कि इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, फिर उसके ऊपर आता है इकोनॉमिक इंजरी लेवल। ये दो तरह के स्तर है। तो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड जो लेवल रहता है, या इसमें हम कंट्रोल मेजर्स अप्लाई कर सकते हैं। जो पेस्ट पॉपुलेशन रहती है इस दर, तो ये हमें एक वार्निंग टाइप से रहता है कि हम इसमें यदि कंट्रोल मेजर को अप्लाई कर लेते हैं या इसमें केयर कर लेते हैं तो हमें ज़्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा यदि। और इसे एक्शन लेवल भी कहते हैं या एक्शन लेवल भी बोलते हैं। इसमें इकोनॉमिक लॉस नहीं होता इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल में। लेकिन जब इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल में हमने एक्शन नहीं लिया या हमने वहाँ पर कंट्रोल मेजर्स का यूज़ नहीं किया, तो हमारे इकोनॉमिक इंजरी लेवल आ जाता है, जहाँ पर लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी होती है पेस्ट की, वह इकोनॉमिक रूप से क्रॉप्स को डैमेज करती है।
जहाँ पर इकोनॉमिक इंजरी लेवल, उससे हम इकोनॉमिक इंजरी लेवल करते हैं। और इसमें एक वर्ड याद रखना, लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, तो पूरा समझ में आ जाएगा। इकोनॉमिक इंजरी लेवल जो कम होती, सबसे मिनिमम होती पॉपुलेशन डेंसिटी पेस्ट की, जो कि हमें इकोनॉमिक डैमेज के लिए, तो वहाँ से इकोनॉमिक इंजरी लेवल स्टार्ट हो जाता है। और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में हम जैसे कि इंटीग्रेटेड आईपीएम का यूज़ करते हैं। इसमें बायोलॉजिकल हो गया, माइक्रोबियल हो गया, और मैकेनिकल हो गए और केमिकल हो गए। ये सारे ही प्रकार का एक सामूहिक रूप से उपयोग करना पेस्ट को मैनेजमेंट करने के लिए, तो ये इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट हो गया। तो इसमें क्या दे रखा है, अ टर्म रिलेटेड टू डैमेज कॉज्ड बाय द पेस्ट एक्सीड द कॉस्ट ऑफ द इकोनॉमिक कंट्रोल मेजर। मतलब कि कंट्रोल, इकोनॉमिक कंट्रोल मेजर से बढ़कर कॉस्ट का बढ़ना। तो हमारा ऑप्शन इसका करेक्ट आएगा, ऑप्शन ए, इकोनॉमिक इंजरी लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर, और इस सेशन का भी लास्ट क्वेश्चन है आज का। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इज लोकेटेड इन। राष्ट्रीय एकीकृत कीट प्रबंधन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो हमारा ऑप्शन ए है फरीदाबाद, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है न्यू दिल्ली, ऑप्शन डी है लखनऊ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, न्यू दिल्ली। और इस प्रकार के आपको सारे ही नेशनल रिसर्च सेंटर देखना है तो डिस्क्रिप्शन या आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो वहाँ पर भी ये सारे इंपॉर्टेंट रिसर्च सेंटर के जो सन रहता है, सन भी मिल जाएगा, कब इस्टेब्लिश हुए थे और कहाँ पर है इनकी लोकेशन, वो भी उसमें पूरी वीडियो में दे रखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस, थैंक यू।